जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसएम स्कूल में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है उसके 11 तारीख के 11 तारीख की जो है फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट आपसे पूछा गया था, पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। तो पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। सरपंच के पद हेतु चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 21 वर्ष। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार 21 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति, पुरुष या महिला, पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए पात्र होता है। ठीक है, विधायक और आगे देख लेते हैं जो है विधायक चुनाव के लिए मापदंड क्या होती है। तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष से आयु कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे है 2025 भारत नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल कितने जिलों में हुआ था? तो 2025 में जो भारत नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल हुआ था वो कितने जिलों में हुआ था? 2025 में भारत नागरिक मॉक ड्रिल, जिसका कोड नाम ऑपरेशन अभ्यास था, एक राष्ट्रव्यापी आपातकालीन तैयारी अभ्यास था जो 7 मई 2025 को भारत के 244 जिलों में आयोजित किया गया था। यह गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा समन्वित इस अभ्यास ने संभावित शत्रुतापूर्ण खतरों के विरुद्ध नागरिक तत्परता को बढ़ावा दिया। विशेष रूप से 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के जवाब में, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। ठीक है, तो ये मॉक ड्रिल जो है क्यों करवाया गया था इससे आपको पता चल जाएगा। आगे है 2023-24 के अनुसार भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? तो 2023-24 के अनुसार भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार जो है वो झारखंड में है। इसके बाद उड़ीसा में, सेकंड नंबर उड़ीसा का आता है। आगे और छत्तीसगढ़ का स्थान है। तो भारत के कुल कोयला भंडार का लगभग 26% झारखंड में है। हालांकि 2023-24 में सबसे अधिक कोयला उत्पादन छत्तीसगढ़ में हुआ था। इसके बाद उड़ीसा और मध्य प्रदेश और झारखंड का स्थान रहा। ठीक है, इसलिए यदि प्रश्न सबसे अधिक कोयला भंडार के बारे में तो उत्तर झारखंड होगा। यदि प्रश्न सबसे अधिक कोयला उत्पादन के बारे में तो इसका उत्तर जो है छत्तीसगढ़ होगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। आगे है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 किस राज्य ने आयोजित किया था? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है बिहार द्वारा आयोजित किया गया था। बिहार में अप्रैल 2025 में गेम्स इंडिया यूथ गेम्स, KIYG और पैरा गेम्स का आयोजन होगा। ठीक है, इन दोनों गेम्स के बीच 10-15 दिन का गैप भी होगा। इसकी घोषणा केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने की और KIYG वर्ष 2023 का आयोजन जो है इसी वर्ष जनवरी में हुआ था। पैरा गेम्स का आयोजन वर्ष 2023 दिल्ली में हुआ था। इनसे पहले पिछले 6 संस्करण का आयोजन किया गया था जो दिल्ली, पुणे, पतंजलि, पंचकुला, भोपाल, तमिलनाडु थे। KIYG का खिताब आज तक केवल महाराष्ट्र और हरियाणा ने जीता है। तो KIYG जो मुख्य रूप से भारत में स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए एक मंच है और यह एक राष्ट्रीय स्तर की बहुविषयक खेल प्रतियोगिता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में देखते हैं। तो वर्ष 2018 की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। शुरुआत में ये खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से जाने गए थे। साल 2019 में इनका नाम स्मृति खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया। ठीक है, आगे है ये खेल हर साल जनवरी या फरवरी में आयोजित होते हैं और यह गेम इंडिया सरकार का गेम इंडिया फर्स्ट का हिस्सा है और इसका उद्देश्य खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है। ठीक है, आगे है
नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य में मिलती है? जो नेपाल की सीमा है भारत के किस राज्य में मिलती है? तो भारतीय राज्य जो नेपाल के साथ सीमाएं साझा करते हैं वे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार है। ठीक है, सीमा की राज्यभर लंबाई निम्नानुसार है। जैसे उत्तर प्रदेश अप्रोक्स 551 किलोमीटर सीमा साझा करता है, उत्तराखंड अप्रोक्स 2075 किलोमीटर 275 सॉरी बिहार अप्रोक्स 726, सिक्किम अप्रोक्स 99 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल जो है अप्रोक्स 100 किलोमीटर, मतलब टोटल 1751 किलोमीटर जो है सीमा साझा करता है। आगे है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा भारतीय संविधान के किस भाग में है? केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा जो है भारतीय संविधान के भाग 11 और भाग 12 में दिया गया है। भाग 11 में विधायी और कार्यकारी संबंधों का उल्लेख है, जबकि भाग 12 में वित्तीय संबंधों का उल्लेख है, वित्तीय संबंधों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे है, उत्तर पश्चिम भारत में मौसम के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो उत्तर पश्चिम में मौसम के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, तो उत्तर पश्चिम भारत में मौसम के लिए मुख्य रूप से पश्चिमी विक्षोभ जिम्मेदार है। ठीक है, ये विक्षोभ भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के ऊपर उत्पन्न होते हैं और भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा और हिमपात लाते हैं। ठीक है, आगे है, अरावली पर्वत उत्तर पश्चिम भारत की जलवायु को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह पर्वत श्रृंखला मानसून के मौसम में नमी से भरी हवाओं को रोककर और उन्हें पूर्व की ओर जैसे कि शिमला और नैनीताल की ओर निर्देशित करके वर्षा के वितरण को प्रभावित करती है। इसलिए इसके अतिरिक्त यह थार रेगिस्तान के प्रसार को रोकने में भी मदद करती है। ठीक है, आगे है, LAN का पूरा नाम क्या है? तो LAN का पूरा नाम क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क LAN एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो सीमित क्षेत्रों में जैसे घर, स्कूल, कंप्यूटर लैब या कार्यालय में कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, WAN की तुलना में LAN की विशेषताएं हैं उच्च डाटा ट्रांसफर दर, छोटा भौगोलिक क्षेत्र और टेलीकम्युनिकेशन लाइनों की लीज पर लेने की आवश्यकता ना होना। आगे है, टाटा एयरलाइंस का ऑफिस कहाँ है? टाटा एयरलाइंस का ऑफिस कहाँ है? तो टाटा एयरलाइंस का ऑफिस जो है अब एयर इंडिया दिल्ली में है। JRD टाटा ने 15 अक्टूबर 1932 को टाटा एयरलाइंस की पहली उड़ान भरी थी। इस हवाई सेवा को स्वतंत्रता के बाद इसका राष्ट्रीयकरण होने के बाद एयर इंडिया के रूप में जाना जाने लगा। अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान एयर इंडिया को टाटा एयरलाइंस कहा जाता था। बाद में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और भारत की स्वतंत्रता के बाद इसका नाम बदलकर एयर इंडिया किया गया, जिसका अर्थ था कि टाटा इस व्यवसाय से बाहर रहेगा। ठीक है, आगे है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में वित्त मंत्री को जो है क्या कहा जाता था, आपसे पूछा गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में वित्त मंत्री को वजीर माल या वकील दार कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य के वित्त मामलों को संभालने वाले मुख्य अधिकारी को वजीर ए माल या वकील दार कहा जाता था। यह पद बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि वित्त विभाग राज्य की आर्थिक नीतियों और राजस्व संग्रह का प्रबंधन करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में कई आर्थिक सुधार किए और इन सुधारों को लागू करने में वजीर ए माल की भूमिका महत्वपूर्ण थी। आगे है, पाचक एंजाइमों का क्या अर्थ है? तो पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है? पाचक एंजाइम उत्प्रेरक क्रिया द्वारा भोजन के जटिल अवयवों को सरल भागों में खंडित कर देते हैं, जिससे वे क्या हो जाते हैं, घुलनशील हो जाते हैं और शरीर में उनका अवशोषण हो जाता है। आगे है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष शब्द से संबंधित संशोधन है। तो धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष शब्द से संबंधित संशोधन है। तो भारतीय संविधान में जो है धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए थे। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यद्यपि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथनिरपेक्ष को अपनाया गया है, जो सर्वधर्म समभाव की भावना से अनुपजित है। धर्म के प्रति पूर्ण तटस्थता
धर्मनिरपेक्षता की विशेषता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में किसी भी धर्म को राजधर्म न घोषित करके भी जीवन के मूल्यवान धर्मगत पहलुओं को उद्भाषित, प्रेरित और संरक्षण देने पर बल दिया गया। लोकहित में राज्य व्यक्ति के धर्मगत मामलों में प्रतिबंध लगा सकता है। मूलाधिकारों के अनुच्छेद 14, 15, 16, 19, 25, 29, 30 में पंथ निरपेक्ष की भावना को संजोया गया है। ठीक है, आगे है नरम दल के लोगों की विचारधारा क्या थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व वाले नरम दल के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंधों की स्थापना हुई। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, जो कि के दौरान कांग्रेस 2 दलों में विभाजित हो गई थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है। आगे पूछा गया है आपसे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के कारण बताइए। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के कारण बताइए। अठारह सौ सत्तावन के स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के कारण बताइए। तो असफलता के जो कारण थे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के, तो वो हैं 1857 के संग्राम की असफलता के मुख्य कारण निम्नलिखित थे। तो 1857 की क्रांति निर्धारित तिथि से पूर्व प्रारंभ कर दी गई थी, जिससे यह असफल हो गई। मेल्सन के अनुसार यदि यह क्रांति निश्चित समय पर प्रारंभ होती तो इसे सफलता अवश्य मिलती। ठीक है, तो 1857 की क्रांति की असफलता का अन्य कारण योग्य नेतृत्व का अभाव था और विद्रोही नेताओं ने सैनिकों में सैनिक कुशलता और तथा संगठित होकर कार्य ना करना या क्रांति संचालन की क्षमता का अभाव, ये सब जो थे 1857 की क्रांति के समय अधिकांश नरेशों यानी राजाओं ने क्रांतिकारियों का साथ न देकर अंग्रेजों का ही साथ दिया था। ठीक है, सर जॉन के मत में यदि समस्त भारतवासी पूर्ण उत्साह से अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित हो जाते तो अंग्रेज पूर्णतः नष्ट हो जाते। क्रांतिकारियों में वीरता तथा साहस की भावना का अभाव नहीं था, परंतु उनकी सैनिक शक्ति अत्यधिक निर्बल थी। अंग्रेज अधिकारी क्रांतिकारियों का दमन आधुनिक हथियारों से करते थे, परंतु क्रांतिकारियों के पास उनका सामना करने के लिए आधुनिक हथियारों का अभाव था। उनका सामना करने के लिए जो आधुनिक हथियार थे उनकी कमी थी उस टाइम पे। ठीक है, आगे है ठीक है, तो यही क्वेश्चन दोस्तों अभी मिल पाए हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी किसी भी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।